उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे विभाग की जो विशेषता है वो है विकिरण बचाव। और विकिरण बचाव तभी मैं कर पाऊंगा जब मैं विकिरण मापन करूंगा जो है कि विकिरण कितना है क्या है, और हमसे संबंधित और भी कुछ विभाग हैं जो ये करते रहते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे आपदा प्रबंधन के लिए इकट्ठा हुए हैं जो है, तो उसमें हमारे प्लांट का क्या रोल है। तो देखिए, आपदाएं बहुत तरीके की होती हैं, बहुत सारे फैकल्टीज लोगों ने आके बता दी होगी आपको। इसी तरह एक आपदा होती है जिसको हम कहते हैं CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर। CBRN, ठीक है, CBRN बायोलॉजिकल आप लोग कोविड को कहते थे लगभग, ठीक है, ये कहा जा रहा था कि चाइना की तरफ से आया, वो केमिकल, वो आपका बायोलॉजिकल हो गया। भोपाल जैसी कोई त्रासदी हो जाए तो वो केमिकल हो गई। रेडियोलॉजिकल वाली घटना हमारे प्लांट द्वारा हो सकती है, या कभी कभी इंडस्ट्रियल एरिया में ना बहुत सारे रेडिएशन के सोर्सेज को यूज किया जाता है। उसके एक दो उदाहरण मैं बता दूंगा, तो वो आपकी रेडियोलॉजिकल में आ जाती है। और न्यूक्लियर में क्या आ गया कि अगर परमाणु युद्ध हो जाता है और उसके अंदर अगर जो टॉपिक्स होती हैं, बम्स गिराए जाते हैं, वो न्यूक्लियर में आ जाता है। ठीक है, इस तरह की आपदा प्रबंधन के लिए हमारे पास भारत में लगभग 3 स्तरीय जो है ये हैं स्तरीय डिपार्टमेंट्स हैं जो काम करते हैं। तो आपका जो है जिले लेवल में जो है जिला आपदा प्रबंधन कमेटी होती है जिला अधिकारी के अंडर में। इसी तरह राष्ट्रीय लेवल में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में कमेटी होती है जो उसको चीफ सेक्रेटरी देखते हैं। और इसी तरह राष्ट्रीय लेवल में माननीय प्रधानमंत्री के अंडर में जो कमेटी होती है जिसको गृह सचिव देखते हैं, जो है वो कमेटी होती है। और CBRN से स्पेशली डील करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की कमेटी होती है जो हम कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। ये क्राइसिस मैनेजमेंट ये सारी NDMA की एक्ट होती है, उसी तहत कवर्ड होती है। और उसी NDMA एक्ट के तहत ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है। ठीक है, कहा जाता है कि जो है नॉलेज ही आपका पावर है। तो यहाँ पे ये होगा कि जितना ज़्यादा हमारे बीच में नॉलेज रहेगा इन चीज़ों से रिलेटेड, उतना जागरूकता रहेगी, तो उतना सबसे ज़्यादा मिथ जो होगा, मन में जो भ्रांतियाँ वो खत्म हो जाएगी, तो सारी चीज़ें अपने आप नहीं आएंगी। तो अगर मैं अपने रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी की बात करता हूँ तो देखिए, अभी तक भारत में हमारे पास 7 लोकेशंस में संयंत्र हैं, लगभग 23 संयंत्र हमारे प्रचालन में हैं जो है, और बहुत सारे बंद हैं। पब्लिक डोमेन में आज तक कहीं पे भी आपदा प्रबंधन करने की जरूरत पड़ी नहीं है। आपदा प्रबंधन है लेकिन पब्लिक में एक्चुअली आपदा प्रबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हमारा काम सिर्फ प्रचार और प्रसार से चल जा रहा है, भगवान करे इसी से चलता रहे। तो इसी में और मैं इसकी ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है। जैसे आप बुलंदशहर की बात करें, क्या कभी आपने सुना है कि बुलंदशहर में 4 या 5 लेवल के ऊपर रिक्टर स्केल का कोई भूकंप आया है? नहीं सुना है ना। लेकिन आपके पड़ोस में वहां पे जो है उत्तराखंड में आते रहते हैं। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि पाकिस्तान में आ गया, अफगानिस्तान में आ गया, चाइना में जो सभी आया था बहुत खराब। NCR में भी आ जाता है 6 के आसपास। NCR में छटके लगते हैं सर। NCR में नेपाल में आया है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं आया है। जापान में फुकुशिमा करके एक नाभिकीय घटना हुई थी, जो अभी भी आप लोग गूगल में देखते हैं। वहां पे भी समुद्र के अंदर भूकंप आया था, उससे सुनामी हुई और फिर वो घटनाएं हुई। तो भगवान न करे यहाँ पे कभी कुछ आए, लेकिन जो भी आपदाएं होती है वो आमंत्रित नहीं होती है। कल को आ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई घटना हो जाए तो एक तरह से मानवीय रूप में हम कहाँ तक उसके लिए तैयार हैं, तो ये इसी की जस्ट तैयारी है कि आपके दिमाग में तो कम से कम होना चाहिए इस तरह की घटना हुई थी तो हमने ट्रेनिंग ली थी, या हमको ये पता है कि इतना मिनिमम करना है। ठीक है, और भगवान ने करे कभी करने की, जैसे पता है कि भारत में अभी तक हमें जनमानस में या पब्लिक डोमेन में आपदा प्रबंधन करने की जरूरत पड़ी नहीं है। कहीं कहीं कुछ आइसोलेटेड घटनाएं हुई, जैसे दिल्ली के पास आप लोग इंडस्ट्रियल एरिया के, आपने मायापुरी की घटना सुनी होगी बहुत पहले। दिल्ली में मायापुरी में विकिरण का एक स्रोत मिला था जो है, जिससे बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल पे बहुत वो न्यूज बहुत बड़ी थी, उसमें एक मनुष्य की डेथ हुई थी। तो इस तरह की अगर आपदा हो जाती है या होने की संभावना है, तो इसके लिए प्लांट हमारा सक्षम रहता है, तैयार रहता है। और उसके हम करते क्या है, तो मैं उसको पैसे के तुल्य में अगर मैं बोलने जाऊं तो हमारे प्लांट को बनाने में अगर 100 रुपए लग रहे हैं तो 30 रुपए उसकी सुरक्षा के लिए लगते हैं। ठीक है, और वो हो सकता है वो सुरक्षा के जो 30 रुपए लग रहे हैं उनसे रिलेटेड उपकरण, उनसे रिलेटेड प्रशिक्षण, तैयारी, ट्रेनिंग हम हर साल उसको चेक करते रहते हैं, लेकिन शायद ही हो और भगवान करे कि उसका जीवन में कोई उपयोग न आए। ठीक है सर, एक बार सर सुना था कि कोई घड़ी रह गई थी किसी इंजीनियर के अंदर प्लांट में, क्या था वो मसला? घड़ी
कोई घड़ी या कोई पार्ट रह गया था काम करते हुए, नरोला में ही सुना था। ये तो सर घड़ी रहना मतलब पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं इस तरह की। हाँ, ठीक है? कई साल पहले की ये बात। 30 रुपए हो गए, वो इसलिए होते हैं सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन उनका कभी उपयोग होता नहीं है और भगवान न करे कभी उपयोग हो जाए, लेकिन हम तैयारी करते हैं। इसीलिए हम अपने प्लांट के परिसर को या अगल बगल के क्षेत्र को 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। पहला 1.6 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन होता है, जो प्लांट के परिसर के अंदर का एरिया है, वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर का ही होता है। अगर उसके अंदर कुछ घटना हुई तो उसमें पब्लिक प्रभावित नहीं होती है, हम ही लोग रहते हैं। दूसरा जो दायरा होता है 1.6 से 5 किलोमीटर तक का एरिया होता है, उसको कहते हैं नेचुरल ग्रोथ जोन। नेचुरल ग्रोथ जोन का मतलब वहां पे जो भी पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी वो प्राकृतिक रूप से होगी। वहां पे कोई भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए कोई हब नहीं आ सकता। कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी बन जाए, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लग जाए जिसकी वजह से पॉपुलेशन सेंटर बन जाए, तो इस तरह का अलाउड नहीं है। और तीसरा जो जोन होता है वो 30 किलोमीटर तक का होता है, उसको कहते हैं इमरजेंसी प्लानिंग जोन। उस इमरजेंसी प्लानिंग जोन, इमरजेंसी प्लानिंग मैंने बताया, तो उसका ये होता है कि हम उसमें प्लानिंग करके रखते हैं कि कभी कुछ हो गया तो वो सारी एरियाज उनमें कहाँ पे स्कूल है, अस्पताल है, रोड कहाँ से जा रही है, वो सारी डेटा हमारे पास डिजिटल फॉर्म में भी और मैप के फॉर्म में भी रखते हैं। और उस एरियाज की आपदा हो ना हो, उन एरियाज की सर्वेक्षण हमेशा चलता रहता है। पानी का, हवा का, जल का, वायु का, खाने पीने के जो भी पदार्थ हो, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, उसमें हमेशा विकिरण के स्तर कितने हैं। और वो कब से देखा जाता है, जब से प्लांट बनना जब चालू हुआ था उसके 3-4 साल पहले से देखते हैं हम। जैसे मुझे लगा कि बुलंदशहर में प्लांट बनाना है तो 3-4 साल पहले से वहां पे टीम जाके वो सर्वेक्षण दैनिक रूप से करते रहेगी कि यहाँ पे वातावरण में विकिरण के क्या स्तर है। और प्लांट जब चल जाएगा उसके बाद वो संस्था ये प्रमाणित करती है कि प्लांट के चलने की वजह से भी बाहर के क्षेत्र में कुछ है नहीं है, और अगर कुछ है तो वो सबसे पहले उस संस्था को पता चले कि वो अवगत कराएगी और वो सीधे वो डायरेक्टली भारत सरकार को रिपोर्ट करती है, हमें नहीं रिपोर्ट करती है। ठीक है, वो जानबूझ के इस तरह से सेटअप बना के रखा गया है, उसको इंडिपेंडेंट उसके ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े। तो ये 3 जो जोन्स हैं हम प्लानिंग में यूज करते हैं कि अगर कुछ आपदा हो गया तो हमारा क्षेत्र जो होगा या और उन एरियाज के लोगों को हम एजुकेट भी करके रखते रहते हैं कि कल के डेट में अगर कुछ हुआ तो आपको क्या क्या करना है। तो रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी के हिसाब से हमारे पास 4 वो होते हैं, काउंटर मेजर्स होते हैं। तो 4 काउंटर मेजर्स क्या होते हैं? तो पहला होता है शेल्टरिंग। जैसे आपने भूकंप में भी सुना होगा कि पहले घर से बाहर निकलिए, खुले में इकट्ठा हुए। तो हमारे यहाँ पे शेल्टरिंग होता है उल्टा, आप एक जगह अंदर बिल्डिंग के अंदर आके कंक्रीट के स्ट्रक्चर में आके इकट्ठा हो जाइए। उससे क्या होगा कि जो विकिरण ऊपर से जा रहा होगा उसका प्रभाव आपके ऊपर डायरेक्टली कम पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है, ये इमारत जो है शील्डिंग का काम करेगी। ये तो पहला हो गया शेल्टरिंग का। इसका दूसरा फायदा ये भी है कि कल के डेट में मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ा तो आप लोग सभी लोग एक साथ क्या है, सम्मिलित होंगे। दूसरा हो गया हम कहते हैं आईटीडी। आईटीडी का मतलब होता है आयोडीन थायराइड ब्लॉकिंग। हमारे यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसको हम थायराइड कहते हैं, झींगा। ठीक है, तो झींगा की विशेषता ये होती है कि शरीर के अंदर कोई भी आयोडीन गया तो उसका 20 से 30% हिस्सा वो खींच लेता है। और वो आयोडीन टाटा का नमक का लोग ऐड भी देखते हैं, तो ये आयोडीन की विशेषता होती है। थायराइड की क्या विशेषता है? थायराइड से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स स्पेशली छोटे बच्चों में उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारा जो शारीरिक मानसिक विकास होना था वो हो चुका है। ठीक है, तो अगर हमारे प्लांट से कोई विकिरण निकलता है और उस विकिरण में विकिरण वाली आयोडीन निकलती है और वो आयोडीन किसी बच्चे के अंदर गई, चाहे खाने के माध्यम से, चाहे सबसे बड़ा माध्यम होता है सांस लेने का, तो अगर उससे गई तो उसमें जो विकिरण वाली आयोडीन होगी वहां पे जाएगी घेंगे में, और घेंगे में या थायराइड को क्या देगी, डोज देगी, विकिरण देगी, और घेंगा भी सही काम नहीं करेगा। और नहीं काम करेगा सही तो उस जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता था वो डिस्टर्ब होगा, तो उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होगा। हमारे जैसे लोगों में जो होना था तो उसमें क्या करते हैं, अगर ऐसी आपदा हो गई जिसके अंदर आयोडीन निकल रहा है, वो पब्लिक डोमेन में जा रहा है, उसकी मात्रा एक मात्रा से ज्यादा है कि मुझे कुछ करना है, तो मैं एक आयोडीन की टैबलेट दे दूंगा। ये एक साधारण आयोडीन की टैबलेट होती है, वही आयोडीन होता है जो आपके नमक में मिलता है। उस आयोडीन की वजह से क्या होगा कि ये इसकी जितनी आवश्यकता है 20 या 30 मिलीग्राम को, वो आयोडीन की टैबलेट इसको संतुलित कर देगी। इसको जब संतृप्त एक टैबलेट से कर दिया, चाहे दूसरी टैबलेट दे दो, चाहे हमारे प्लांट की आयोडीन दे दो, अब वो घेंगा लेगा ही नहीं क्योंकि उसका पेट भर चुका है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं आयोडीन टैबलेट ब्लॉकिंग कहते हैं। तीसरा जो आता है, हो सकता है
कि विकिरण की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि शेल्टरिंग जो है ना, यहाँ पे रहने के भी आपको कुछ विकिरण लग रहा हो, पहला चीज। दूसरी हो सकता है आयोडीन का स्तर वापस बढ़ जाए कि एक और टैबलेट देने की जरूरत पड़े। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, लोगों को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग भी सुनते हैं कि जब समुद्र के किनारे जब ये ज्वार भाटा बहुत ज्यादा आने वाली रहती है, या कभी भी नदी में जब बाढ़ आती है, मछुआरों के लिए वार्निंग आ जाती है। तो वैसे यहाँ पे ये होगा कि अगर विकिरण की मात्रा बहुत ज्यादा अनुमानित है तो लोगों को पहले से विस्थापित कर देंगे, वो लोग कुछ दिन दूर जाके रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे विकिरण की मात्रा जब अपने आप कम हो जाएगी तो वापस आएंगे। तो ये विस्थापन एक तीसरा उपाय हुआ। चौथा उपाय हो गया कि खुले में जो भी फसलें हो रही है, सब्जी भाजी हो रही है, या जो पानी का है, अगर उस पानी को सेवन के लिए यूज किया जाता है तो विकिरण जब जाएगा तो उस पर भी जाके बैठ जाएगा, और वो भी क्या है, विकिरण के हिसाब से प्रदूषित हो जाएंगे। तो खुले में जो भी उत्पन्न हो रहा है उसका सेवन नहीं करना है, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में कंट्रोल ऑन फूड स्टफ्स, मतलब खाने पीने की जो चीजें हैं उस पर नियंत्रण करना है। बाकी आपके घर के अंदर, आपके किचन के अंदर या पॉलिथीन के अंदर जो भी चीजें स्टोर्ड है वो उससे बची हुई है, उसमें कोई विकिरण का स्तर नहीं है, तो उसका सेवन आराम से किया जा सकता है। ये लगभग 4 हमारे पास या 4 स्टेप्स में काउंटर मेजर्स होते हैं, जिनको वापस कहता हूँ शेल्टरिंग कहते हैं, कंट्रोल ऑन फूड स्टफ्स कहते हैं, आपका इवैक्यूएशन कहते हैं, और आयोडीन क्लोराइड प्रॉब्लम। आप लोग एक तरह से बुलंदशहर में हो तो ये जानकारी के लिए बस ठीक हो गया, बाकी गूगल में देखोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एक और होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी बड़ी जब इंडस्ट्रीज होती है तो वहां पे कुछ रेडिएशन के सोर्सेज को यूज किया जाता है। वो सोर्सेज को इसलिए यूज किया जाता है, जैसे वेल्डिंग अगर मैं करता हूँ तो वेल्डिंग करने के बाद ये जॉइंट परफेक्ट है कि नहीं, भोपाल गैस त्रासदी वाला जो इवेंट था उसमें क्या हो गया, किसी टैंक से लीक हो गया। अब टैंक के अंदर बहुत सारे वेल्ड जॉइंट्स होते हैं, वो वेल्ड के जॉइंट्स अगर सही नहीं है तो यहाँ पे भी उस तरह की घटना हो सकती है। तो वेल्ड जॉइंट को चेक करने के लिए सोर्स यूज होता है, रेडिएशन का सोर्स। वो सोर्स को जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेडियोग्राफी कैमरा। रेडियोग्राफी कैमरा, ये सब सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है, जो है आप जब चाहे देख सकते हैं और जानकारी के लिए। अब रेडियोग्राफी कैमरा का कोई सोर्स है वो गायब हो गया, गुम हो गया, कुछ हो गया, तो वो भी बहुत बड़ा विकिरण का स्रोत बन सकता है। और वो एक छोटे से परिसर में, अगर जैसे कैमरा का सोर्स है यहाँ पे खुला पड़ा है, इस रूम के अंदर जो लोग होंगे उन्हीं तक प्रभावित करेगा, बाहर कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह की मायापुरी में घटना हुई थी, जो है दिल्ली में, मायापुरी में, इंडस्ट्रियल एरिया में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक कोबाल्ट 60 का एक सोर्स था, और उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से 60 के दशक में या 70 के दशक में कनाडा से खरीदा था रिसर्च एक्सेट्रा करने के लिए। उनके प्रोफेसर्स और डीन्स रिटायर होते गए, बाद में वो एक सामान रखा है, किसी को आइडिया नहीं था कि है क्या, तो उन्होंने उसको स्क्रैप करवा दिया, बिछा दिया, ठीक है। और स्क्रैप वाले ने उसको तोड़ के उसमें अंदर के जो भी सामान था निकाला, तो उसके अंदर छोटी छोटी बुलेट के आकार की पेंसिल्स निकली, और वो रेडिएशन कोबाल्ट वो श्रोता वो किसी बंदे ने पॉकेट में रखा होगा, वो पॉकेट में जैसे रखा होगा, 1-2 दिन बाद वो वहाँ पे फकोले पड़ गए, जान लो। फिर हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जब गया तो वहाँ पे डॉक्टर को समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है इसके बाद। तो उसने फिर बॉम्बे फोन किया होगा, जहाँ पे फोन किया होगा, कोई मैसेज आया, फिर बाद में पता चला। फिर मायापुरी में उसका स्क्रैप तक, उसकी स्क्रैप की दुकान थी, उस एरिया से पूरा चेक किया गया, वो वहाँ पे कोई पेंसिल्स मिली, 11-12 पेंसिल्स मिली, उसको इकट्ठा करके नरोरा में जाके डिस्पोज किया गया। तो वो जो जहाँ पे उसकी दुकान थी, उसकी एरियाज की जो उसने जब तोड़ा होगा, काटा होगा, जो पाउडर गिरा होगा, उसकी वजह से वो एरिया प्रभावित थी। बाद में उसको मिट्टी निकलवा के सब कंक्रीट करके सही कर दिया गया। उस केस में एक बंदे की मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी आप आइसोलेटेड केस की तरह देखें तो केस सुनने में बड़ा लग रहा है, लेकिन प्रभावित आदमी कितना रहा, एक। हो सकता है 2-3 लोग बीमार भी पड़े, किसी नहीं पड़ा, तो मान लो 5 भी हैं, तो 5 भी आप घटना देखें तो अंतरराष्ट्रीय लेवल की घटना थी, लेकिन प्रभावित लोग 5 हैं। कोविड जैसी इतनी बड़ी घटना होगी, लेकिन कोविड से ज्यादा मृत्यु हर साल आपकी रोड एक्सीडेंट में हो रही है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, रोड एक्सीडेंट में हमें पता है कि क्या खतरा है। कोविड में खतरा नहीं पता नहीं चल पा रहा था, ये सामने बेड में है, इससे क्लियर हो जाएगा कि नहीं हुआ, कुछ आइडिया नहीं था। तो जहाँ पे आपको खतरे के बारे में पता हो जाता है, वहां पे आप क्या हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, ठीक है। आप हमारे आप में से कोई बुलंदशहर में जो है बड़ा बड़ा है, बुलंदशहर की आजकल बहुत नोटोरियस हुआ है, बहुत सारे न्यूज में कुछ न कुछ न्यूज आती रहती है यहाँ पे, ठीक है। आपको मैं बॉम्बे के एकदम सिक्योर इलाके में छोड़ दूँ, जहाँ पे आप कभी रही नहीं है, वहाँ पे आपको भय लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की जानकारी नहीं है,
लेकिन बुलंदशहर के किसी इलाके में आपको रात को 12 बजे 2 बजे भी छोड़ दूंगा, भले से इसकी चाहे जितनी भी भ्रांतियां हो, आप सिक्योर फील करेंगे क्योंकि आप इसकी जानकारी है। तो जानकारी का जो अभाव होता है, नॉलेज का जो अभाव होता है, वही मन में है और वही मन में भ्रांति पैदा करता है। हमारा मकसद ये है कि आपकी जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए। भ्रांतियां दूर होगी तो हमने नॉलेज जब आ जाएगा तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी आप उसका करेंगे। अब मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन को वेलकम करूंगा, कुछ क्वेश्चन से मैं जवाब दूंगा। मेरे सर दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि रेडिएशन जमीन से ऊपर चलता है क्या? थोड़ा बहुत ऐसा सुना है कि रेडिएशन जमीन से थोड़ा ऊपर चलता है 2-3 फीट। ठीक है, ये बताइए प्राकृतिक रूप से आपको रेडिएशन मिलता है कि नहीं मिलता है, या प्राकृतिक यहाँ पे रेडिएशन है कि नहीं है? हाँ, रेडिएशन तो है। मोबाइल में से आ रहा है सर, नहीं, मोबाइल को छोड़ दीजिए। सूर्य से आ रहा है। देखिए मेरा शरीर खुद एक रेडिएशन का स्रोत है, ठीक है। ब्रह्मांड में कोई, दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ पे रेडिएशन नहीं है। ये जो पृथ्वी का वातावरण है ना, अगर ये वातावरण नहीं रहता तो रेडिएशन में मार देता है, ठीक है। तो ये वातावरण बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तो वातावरण धरती सिर्फ धरती, सूर्य, बाकी जो ब्रह्मांड है वहाँ से बहुत सारा रेडिएशन आता रहता है। धरती के अंदर यूरेनियम है, वो रेडिएशन का स्रोत है। तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाए तो आपको रेडिएशन कुछ लगेगा। और औसतन कहा जाता है कि औसतन हर व्यक्ति को 2400 माइक्रोसीवर्ट, सीवर्ट होती है रेडिएशन के डोज की इकाई। जो शरीर को जो रेडिएशन लगता है उसको कहते हैं रेडिएशन डोज। डोज को मतलब दवा को कहते हैं। यहाँ पे रेडिएशन डोज का मतलब है और इसका रेडिएशन लगता है। तो सीवर्ट इसकी इकाई होती है। सीवर्ट बहुत बड़ी इकाई होती है, तो हम इसको माइक्रो लेवल में आते हैं तो माइक्रोसीवर्ट बोलते हैं। तो 2400 माइक्रोसीवर्ट ये आपकी क्या है, मिनिमम इतना डोज है या लगभग औसतन इतना डोज है जो हर मनुष्य को धरती पे लगता है, ठीक है। हमारे प्लांट के प्रचालन से अगल बगल में जनता है उन्हें भी कुछ डोज लगता है। जो प्रकृति से लग रहा है वो तो लग ही रहा है, हमारे प्लांट के जैसे भी कुछ लग सकता है। और वो जो लग सकता है उसकी वैल्यू है 0.5 माइक्रोसीवर्ट। अब 2400 में 0.5 को अगर आप जोड़े तो कुछ पता चलेगा नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे प्लांट के प्रचालन से जो जनता को डोज लग रहा है उसकी मात्रा नगण्य है, ठीक है। और इसी को तुलनात्मक रूप में देखिए, केरला में जो समुद्र के किनारे सैंड पाई जाती है उसको मोनोजाइट सैंड कहते हैं, गूगल करके। उसी से हम कहते हैं कि आगे हम थोरियम निकालेंगे और उससे बिजली का उत्पादन करेंगे न्यूक्लियर इंडस्ट्री द्वारा। वहाँ पे जो गांव हैं उन्हें जो ये 2400 माइक्रोसीवर्ट हमें लग रहा होगा, यहाँ हमें भारत में आंकड़ा थोड़ा बढ़ के है 2400 के, भारत में आंकड़ा 2800 से 3200 है। वहाँ जो केरला में जो लोग रह रहे हैं गांव में समुद्र के किनारे, वहाँ उन्हें ये आंकड़ा 1 लाख से 1.5 लाख है। तो वहाँ पे भी जो लोग रहे हैं उनके भी शरीर में रेडिएशन से संबंधित कोई बीमारी, कोई दुष्प्रभाव आए नहीं रहेंगे, ठीक है। ये लगभग मोटी मोटा मैंने और भी क्लैरिफाई करने की कोशिश। और बताइए। एक सर गोबर पे काम नहीं करता सुना है, गोबर पे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ कहते हैं कि गोबर पे काम नहीं करता, कच्चे घरों में काम नहीं करता रेडिएशन, सुना हमने तो। जैसे समय में गोबर का सैंपल लेके रेडिएशन को एनालिसिस करना बहुत अच्छा होता है ये आयोडीन की वजह से। क्योंकि माना जाता है कि गाय जो है घास खाएगी और घास से आयोडीन उसके अंदर जाएगा और गोबर के माध्यम से जब निकलेगा तो उसका आयोडीन का आकलन आप गोबर से कर सकते हैं। और कुछ है तो बताइए। वेरी गुड सेशन सर, थैंक यू।